हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस कक्षा 10 विज्ञान, और विज्ञान में भी आपका जीव विज्ञान जो हम पढ़ रहे थे, जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम में आपका जो पहला जो प्रक्रम हम लोग पढ़ते हैं, पहला जो प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे कहते हैं पोषण। पोषण का जो आपका तकरीबन सेकंड लास्ट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और टोटल जो आप वीडियो नंबर आपकी बात करेंगे तो ये 6ठी वीडियो रहेगी, ठीक है। कौन सा वीडियो रहेगा आपका? 6 नंबर का रहेगा। इससे पहले 5 वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आपको आसानी से केवल जय प्रक्रम से पोषण में से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सब लोग स्टार्ट करेंगे हमारे साथ में। बस जो प्रॉमिस किया है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मेन चीज़ थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी को चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, और आप लोग देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि आपको जैसी भी क्लास लगे, ठीक, उसमें थोड़ा सा आप अपना फीडबैक जरूर दें, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आप आज का हम लोग पाचन, मानव में पाचन, ठीक। कल जो मैंने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उससे मैंने बताई थी आपको पाचन ग्रंथियाँ, और इससे पहले मैंने पढ़ा था आहार नाल को, ठीक। वो आपका जो पोषण था उसमें कौन कौन से ऑर्गन, ऐसे जो अंग होते हैं जो हमारे पोषण में सहायता करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्रियाएं, और जो भी हम खाते हैं वो किस प्रकार से किस में पचता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, ओके। चलिए, तो आपकी हेडिंग लिखी हुई है बेटा आपकी, क्या? मानव में पाचन। तो पाचन की बात करेंगे तो पाचन है क्या? पाचन क्या है? पाचन की कैसे आप डिफाइन करोगे? पाचन, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक। पाचन क्या है? तो पाचन की बात करते हैं, पाचन क्या है? तो आप लिखेंगे जटिल व अघुलनशील। क्या लिखेंगे? जटिल व अघुलनशील पदार्थों का, जटिल व अघुलनशील पदार्थों का भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलना। सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है उसी को पाचन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, ओके। तो क्या मैंने बोला था अभी? सरल, जटिल। तो पहले कौन सा जटिल होगा? तो आप लिखेंगे जटिल, जटिल, जटिल व अघुलनशील, अघुलनशील, ठीक। जटिल व अघुलनशील पदार्थों का भौतिक व रासायनिक, ठीक, भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा। क्या लिखेंगे? भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा, क्रियाओं द्वारा सरल व घुलनशील, सरल व घुलनशील, सरल व घुलनशील पदार्थों में, सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्रिया को पाचन कहते हैं। तो इतनी छोटी सी ये परिभाषा हो गई बेटा किसकी? पाचन की। जटिल व अघुलनशील पदार्थों का भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक, ओके, समझ में आ जाते हैं। इसके बाद में क्या लिखेंगे आप लोग? पाचन कहते हैं। अब एक चीज़ जानेंगे बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा भौतिक व रासायनिक। तो भौतिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं? आप लोग पढ़ के आ रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक। तो इसमें भौतिक में आपका जैसे आप खाना चबा रहे हो, ठीक, खाना जब हम चबाते हैं तो वो भी आपका एक पाचन का ही पार्ट आ जाता है, मतलब पाचन होता है, उस टाइप भी पाचन होता है। लेकिन कौन सा पाचन होता है तो वहाँ पर बोलेंगे बेटा भौतिक पाचन होता है, ठीक। कौन सा? भौतिक पाचन होता है,
ठीक। जैसे ही खाना हमारा जब हम पचाएंगे और आहार नाल में जाता है आपका, खाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके जूस मिल जाते हैं, पाचक जूस, पाचक रस बात करें, डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक रस मिल जाते हैं। वो पाचक रस में क्या होते हैं, उसमें कई तरह के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होते हैं उनमें, एंजाइम पाए जाते हैं। और वो एंजाइम क्या कर देंगे, इन क्रियाओं को, जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इन्हें उत्तेजित कर देंगे, प्रेरित कर देंगे, थोड़ा सा फास्ट काम हो जाए। ठीक, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो क्रियाएं थोड़ी सी जल्दी संपन्न हो जाएंगी। ठीक, जल्दी संपन्न हो जाएगी तो जो कर देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एंजाइम। तो एंजाइम पाए जाते हैं जिससे क्रिया होती है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, लिखेंगे। तो अब लिखेंगे कौन सी, भौतिक व रासायनिक। तो अब वहां पे लिखोगे आप लोग, इन क्रियाओं को, इन क्रियाओं को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो लिखेंगे एंजाइम कहते हैं। तो क्या होते हैं एंजाइम, जो आपकी भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही खाना पचाने में, उनको तेज करने वाले पदार्थ। ठीक है, क्या करते हैं, उनको, उस क्रियाओं को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, उन्हें बोलेंगे एंजाइम। ठीक, अब हम बात करेंगे पाचन में। आपका जो पाचन की जो आपकी स्टार्टिंग होती है, वो हम लोग जब खाना खाते हैं और जहाँ से खाना हमने लिया और मुंह में रखा और लार मिली, लार में जो आपका सलाइवा होता है, जैसे उसमें मिला और पाचन स्टार्ट हो गया। ठीक, तो इसमें आप लोग लिखेंगे यहाँ पर पाचन में, पाचन, मनुष्य में पाचन, क्या लिखेंगे, मनुष्य में पाचन मुख गुहा से, मुख गुहा से प्रारंभ होकर, मनुष्य में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होकर, मतलब प्रारंभ हो जाता है कहाँ से, मुख गुहा से प्रारंभ होकर छोटी आंत तक होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कहाँ तक होता है, छोटी आंत तक होता है। मतलब हमारे आहार नाल में पाचन होता है। आहार नाल में जो अलग अलग आपके अलग अलग पर्टिकुलर जो आपके जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, बोले तो पोषक तत्व होते हैं, उनको पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर पचता है। तो छोटी आंत तक होता है, शुरू होता है कहाँ से, आपका मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से होता है शुरू, तो मुख गुहा से होता है। ठीक, इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, अलग अलग पाचन होता है। तो आहार नाल के जो पार्ट होते हैं, जैसे आपका आहार नाल में आपका मुख गुहा हो गई, ठीक है, मुख गुहा हो जाती है। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, ग्रास नली हो जाती है। फिर आपका स्टोमच यानी आमाशय आ जाता है। इसके बाद छोटी आंत आता है। ठीक, इनमें पाचन शुरू होता है। तो आप लिखेंगे मेरे साथ में, पहले तो इनको अंग जो भी हैं इस क्रिया को संपन्न करने के लिए कौन कौन से अंग होते हैं वो लिखेंगे। तो आप यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, आहार नाल। क्या लिखेंगे, आहार नाल। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन। ठीक, आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन। आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन। तो इसमें सबसे पहले आप क्या क्या नोट करेंगे, इस चीज़ को समझना है बेटा। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो इसमें बात करते हैं, आपका सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है आपकी मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा में पाचन। ठीक, इसके बाद में खाना कहाँ जाता है, आपका ग्रास नली में जाता है। तो आप लिखेंगे ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में पाचन। इसके बाद में खाना कहाँ जाता है, आपका तीसरे नंबर पर आमाशय में।
तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर, आमाशय में पाचन। ठीक है, क्या लिखेंगे, आमाशय में पाचन। ठीक, आमाशय में पाचन। और इसके बाद में लास्ट में कहाँ पहुँचेगा खाना पचने के लिए, तो पहुँचता है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन। ठीक, तो हमारे मेन जो अंग होते हैं आहार नाली के, वो 3 पार्ट होते हैं जिनमें पाचन होती है, मतलब पाचन की क्रिया होती है। तो मुख गुहा में होती है, ग्रास नली में होती है, आमाशय में होती है और छोटी आंत में होती है। ठीक, इनके पास क्या होती है, कुछ स्पेशल ग्रंथियां होती हैं, या ग्रंथियां नहीं होती उनके पास, तो दूसरी ग्रंथियां जो डाइजेस्टिव जूस तैयार करती हैं वो आकर के उसमें छोड़ती हैं ताकि पाचन अच्छे से हो सके। ठीक, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, 1 2 3 4 पॉइंट इसमें पढ़ने हैं, आपका पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पाचन तंत्र। ठीक, क्वेश्चन आपको या तो ऐसे मिलेगा या मिलेगा मानव का पाचन तंत्र। ठीक, ऐसे करके ये आपका बोर्ड के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको लिख लेंगे आप लोग यहाँ से, यूपी बोर्ड। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक, नाम आपका चेंज हो सकता है, मनुष्य में पाचन या मनुष्य का पाचन तंत्र डायग्राम आ सकता है पूरा बनाने को। ठीक, और यह आपको क्या हो जाता है, पूरा मनुष्य में पाचन को समझाइए। ठीक, तो वो आपको यही पॉइंट उसमें लिखने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम पहले हेडिंग क्या पढ़ेंगे बेटा, मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में छोटा थोड़ा सा पाचन होता है, तो उसको मैं यहाँ पर ही खत्म करेंगे। इसके बाद में 1 बाई करके अग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत को आगे लेके चलेंगे। ओके, तो अब आप यहाँ से आप क्या करेंगे, इधर मुख गुहा में पाचन की जो है वो क्रिया हम इधर पढ़ेंगे। यहाँ से देखो, मुख गुहा में क्या होता है, मैंने आपको जो ग्रंथियाँ पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बोला था मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से देखेंगे मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में मैंने क्या बताया आपको, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो मुख में पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, तो 6 पाई जाती हैं। ठीक, अब वो लार ग्रंथियाँ क्या करेंगी, उनमें से लार प्रोड्यूस होगी, लार स्रावित होगी, सिक्रेट होगी, और वो लार आकर के कहाँ मिलेगी, आपके खाने मिल जाएगी, जो आपने खाना खाया, भोजन खाया, उसमें मिल जाती है। ठीक, मुख गुहा में पाचन। अब आप यहाँ से बात करेंगे इसमें, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं हेडिंग डालूंगा और लिखेंगे आप लोग साथ में। ठीक है, मुख गुहा में पाचन। ठीक, एक एक करके आपको पढ़ना है इनके बारे में। तो मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन तो कैसे होता है, तो इसमें बात करेंगे बेटा मुख गुहा में पाचन की। तो मुख गुहा में थोड़ी चीज़ आपको पीछे वाली भी याद में करा दूंगा, नहीं देखी वीडियो तो। मुख गुहा में 3 जोड़ी या बोलेंगे 6, ठीक है, 3 जोड़ी या 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं, जिससे इनसे लार स्रावित होकर भोजन में मिल जाती है। इनसे लार स्रावित होकर भोजन में मिल जाती है, इतना लिखेंगे, लार स्रावित होकर भोजन में मिल जाती है। ठीक, जिससे भोजन लेई जैसा बन जाता है। भोजन की क्या बन जाएगी, लेई बन जाएगी। ठीक है, गीला गीला पदार्थ होता है लेई, जिससे भोजन लेई बन जाता है, लेई बन जाता है। ठीक, लेई बन जाता है। अब जो लार स्रावित हुई जिसने लेई बनाई, उस लार में क्या होता है, 2 एंजाइम होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर 1 एंजाइम लिखूंगा। ठीक है, चलिए दोनों लिख लूँगा। एक होता है आपका टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। ठीक,
लार में उपस्थित लाइसोजाइम या टाइलिन लिखेंगे पहले, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम मंड पर क्रिया करके, मंड या लिखेंगे बेटा इसे स्टार्च बोलते हैं, ठीक, मंड या स्टार्च पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। ठीक है, इतना लिखेंगे इसमें। पाचन में, मुख्य गुहा में पाचन किसका हुआ, तो बात करेंगे बेटा मंड का हुआ। किसका हुआ, मंड का। तो इसके नीचे आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर एक रिएक्शन जैसे लिखेंगे, जैसे हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं रसायन विज्ञान में, वैसे यहाँ पर लिखेंगे, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा माइंड में बना के क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, हमेशा के लिए माइंड में फीड हो जाएंगी। क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा मंड, ठीक। और मंड पर क्या क्रिया कर रहा है बेटा, तो बोलेंगे टाइलिन क्रिया कर रहा है। कौन क्रिया कर रहा है, टाइलिन, ठीक। और ये टाइलिन क्या कर रहा है, मंड को शर्करा में चेंज कर रहा है। बस ये मेन चीज़ है, बाकी ये तो शब्द आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, मेन आपका ये है, ठीक। ये याद रहेगा तो आप 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका रहेगा बेटा, आपका मंड टाइलिन और क्या बना रहा है, शर्करा बना रहा है, ठीक। तो ये सिंपल सी बात बेटा होगी मुख्य गुहा में पाचन की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो भी मैंने समझाया है आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अब बढ़ता हूँ आपके नेक्स्ट जो आगे सेकंड वाली हेडिंग है बेटा आपकी, कौन सी, ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में पाचन, तो मैं केवल इसको हटाऊंगा, यहाँ पर ही मैं आपको समझा दूंगा ग्रास नली में क्या होता है। ग्रास नली में बात करता हूँ बेटा, तो ग्रास नली में जैसे आपकी लार में जो ग्रंथियाँ होती हैं मुख्य गुहा में, इस प्रकार की कोई ग्रंथि इसमें नहीं होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और जब ग्रंथि नहीं होगी तो फिर पाचन, इसमें क्या नहीं, मतलब कोई चीज़ ऐसी मिलेगी नहीं आकर के जो पचा सके, तो इसमें पाचन भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, तो इसमें मैंने यहाँ पर लिख रखा है ग्रास नली में पाचन। फिर पाचन होता कौन सा है सर जी, है ना, तो पाचन होता कौन सा है बेटा, ऊपर मैंने 2 क्रियाएं लिख रखी हैं, 2। पहली कौन सी, भौतिक और रासायनिक। तो यदि यहाँ पर हम एक ब्रॉड वे में देखेंगे कौन से पाचन हो रहा है इसमें ग्रास नली में, तो यहाँ पर होता है भौतिक पाचन। भौतिक पाचन कैसे होता है, जो खाना जाता है आपका ऊपर से, यहाँ पर एक गति होती है जिसे बोले क्रमांकुंचन गति। तो यहाँ पर खाना से दब दब के आता है, ऐसे हल्का सा दाब दिया, पुश किया, फिर दाबा, फिर नीचे करके, तो यहाँ पर खाना क्या रहता है, आपस में छोटा सा ऐसे करके दबता रहता है, ठीक है, दावता, इसे बोलेंगे हम लोग भौतिक पाचन, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आप ग्रास नली में पाचन लिखेंगे, दूसरी हेडिंग, ग्रास नली में पाचन, ठीक। ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली में पाचन। तो ग्रास नली में पाचन के लिए आपको याद क्या रखना है कि जो ग्रास नली होती है, भोजन नली होती है, जिसे फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं, इसमें ना तो कोई पाचक ग्रंथि होती है और ना ही किसी प्रकार का पाचन होता है, ठीक। क्या लिखेंगे, इसमें पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथियों, पाचक ग्रंथियों का अभाव होता है, अभाव होता है। मतलब बोलें तो बेटा इसमें पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं, ठीक। ना ही इसमें पाचन होता है, ना ही इसमें पाचन होता है, ठीक है। ना तो क्या होते हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर पाचन भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो आपके लार में जो एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, वो क्रिया करते रहते हैं,
ठीक, वो क्रिया करते रहते हैं। लाइसोजाइम होता है वो आपका जो भी बाहर से बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव आते हैं उनको मारने का काम करता है। और लाइसोजाइम मैंने आपको बताया था, लाइसोजाइम यही एंजाइम हमारे आंसू में भी होता है। ठीक, जब आंसू निकलते हैं तो उस टाइम पर भी उसमें भी कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक, ये थोड़े से बात आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं और ना ही इसमें पाचन होता है। ओके, अब होता है क्या है, इसमें भोजन जो लेई बनी है, अब भोजन क्या लेई बन गया, ठीक, चबा चबा के लेई बना दिया आपने, तो इसमें भोजन क्रमानुकुंचन बस ये इसकी वजह से पढ़ना है, क्रमानुकुंचन गति द्वारा, ठीक है, क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, कहाँ पहुंचता है बेटा, आमाशय में पहुंचता है। ओके, क्लियर। इसके बाद में आपका जब यहाँ से पहुंचेगा आमाशय में, अब आमाशय की कहानी क्या है तो उसकी बात करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से आमाशय के बारे में, तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर ही मैं हेडिंग डालूंगा बेटा आमाशय। ठीक, ग्रास नली वाला आपको इतना ही लिखना है, ग्रास नली में इतना ही नोट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, 3rd नंबर जो हेडिंग पड़ी है आपके आमाशय। ठीक, आमाशय में क्या होता है भाई, स्टोमच में क्या होता है, क्या डालेंगे आप लोग हेडिंग, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। ठीक, आमाशय में पाचन। अब आमाशय के साथ क्या कहानी है, आमाशय में जैसे ही खाना जाता है तो आमाशय में भी क्या होती है खाने की, आपको बता दें सिंपल सा, वही आपकी क्रमानुकुंचन गति, मतलब खाने को इधर से उधर क्या करें, पूरा आपको मिलाया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो ऑर्गन होता है आपका, जो आमाशय होता है वो सिकुड़ता फैलता रहता है, इससे खाना क्या रहता है आपका, चलता रहता है। ठीक, तो भाई यहाँ पर भी गति होती है, वही होती है ऊपर उसमें जो आपका अभी पढ़ा था हमने ग्रास नली में। ठीक, ग्रास नली में। इसके बाद में जब आमाशय में खाना पहुँचता है तो आमाशय में क्या होती हैं आपके कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। क्या बोलेंगे, जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं जठर रस। ठीक है, क्या बोलेंगे, जठर रस। और इस जठर रस में क्या होता है, इस जठर रस में पूरा एक सिस्टम बोलेंगे, यानी इसी में आपके 2 एंजाइम और एक आपका अम्ल होता है जिसका नाम होता है HCl। ठीक, क्या मैंने बोला, 2 एंजाइम होते हैं और एक क्या होता है आपका, अम्ल होता है। ठीक, ये यहाँ पर आकर भोजन को पचाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आमाशय में, सिंपल सी बात भाई, आमाशय में उपस्थित, आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ जठर रस स्रावित करती हैं, जठर रस जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जठर रस स्रावित करती हैं, जठर रस स्रावित करती हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे, जठर रस स्रावित करती हैं। ठीक, जिसमें पेप्सिन, रेनिन व HCl। ठीक है, नाम लिखेंगे इसका, लिखना चाहो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है, HCl अम्ल लिख लेंगे। ठीक है, HCl अम्ल पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, HCl अम्ल पाया जाता है, तो ये इसमें पाया जाता है। ठीक, ओके, यहाँ तक क्लियर।
अब ये करेगा क्या, इसमें पेप्सिन का अलग काम होता है और रेनिन का अलग काम होता है। लेकिन थोड़ा सा जब आप डीप पढ़ोगे, जैसे आप अरिहंत पढ़ोगे या आप कोई सी बुक पढ़ोगे थोड़ी सी अच्छी वाली, ठीक, तो उसमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इनका नाम जो होता है ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। इससे पहले इनके प्री पेप्सिन हो गया या प्री रेनिन हो गया, इस नाम से होते हैं प्री रेनिन, तो ये आपकी नॉन एक्टिव फॉर्म होती है, उस टाइम पर ये एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे ही HCl संपर्क में आता है वैसे ये सब आपके किसमें बदल जाते हैं, इसका नाम जो एक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की वो पेप्सिन और रेनिन होती है। तो मैंने यहाँ पर जो एक्टिव फॉर्म होती है उसी को लिखा है और यही क्या करेगा, पाचन करेगा। ठीक है, केवल आपको याद रखना है जैसे मैंने बताया है ऐसे करके, ठीक, क्योंकि हाई स्कूल में ज़्यादा इतना आप नहीं जाएंगे, फर्स्ट ईयर में पहुँच जाएंगे आप, 11th क्लास में इतना डीप पढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या अम्ल पाया जाता है। अब लिखेंगे हम HCl के काम, HCl क्या करता है, भोजन को सड़ाने से, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। पहली बात, भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो हानिकारक जीवाणु खाने में पहुंच गए हैं ना मर पाए लाइसोजाइम से, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो जीवाणु को वो मार देगा, जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन, HCl जीवाणुओं को नष्ट करता है, मार देता है। ठीक, दूसरी बात और क्या करता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या लिखेंगे, भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक, ये तो कहानी हो गई किसकी, आपको HCl की। अब ये जो होते हैं आपके रेनिन और HCl, इनका काम कैसे याद करेंगे, तो इनके लिए मैंने सिंपल सी आपको 2 इक्वेशन लिखूंगा, बस इनका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, समझेंगे पहले बेटा आप पेप्सिन को। पेप्सिन क्या करता है, ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और ये जो पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन जो पचा देगा, तो वो प्रोटीन है वो आपकी किस में टूट जाएगी, तो वो आपकी पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में टूट जाती है। ठीक, मतलब ये पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं पचाता, आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब यहाँ से जो आपकी मैंने वो पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड जैसे ही पहुँचेंगे छोटी आंत में, छोटी आंत के पास ऐसे एंजाइम आएंगे जो इस प्रोटीन को क्या कर देंगे, अमीनो अम्ल में, मतलब बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में तोड़ देगी प्रोटीन को। ठीक, ताकि हमारा जो ब्लड है, हमारी बॉडी है, उसको क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ब्लड में घुल सके। हमने परिभाषा लिखी है भाई, परिभाषा में लिख के दिया मैंने कि पाचन कहते कैसे हैं, अघुलनशील से घुलनशील पदार्थ में बदल देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो अभी पचा है खाना वो अघुलनशील ही, अभी तक घुलनशील नहीं बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेटा पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, आपका प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन। ठीक, क्या, प्रोटीन, प्रोटीन। और कौन सा एंजाइम आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को पेप्टोन्स, क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर एक नाम लिखेंगे, पेप्टोन्स लिखेंगे, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स। ठीक, पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक, याद रखेंगे ये चीज़ जो आपकी पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स हैं, ये जा करके जब पहुंचेंगे छोटी आंत में तो इनसे भी सरल टूटेंगे। ठीक, वो बात करेंगे अभी जस्ट इसके बाद में। इसके बाद में बेटा बात करेंगे रेनिन। रेनिन ये प्रोटीन पचाता है। रेनिन, रेनिन क्या करता है, दुग्ध प्रोटीन पचाता है। दुग्ध प्रोटीन, आप जो दूध पीते हो उसमें प्रोटीन पाई जाती है, दुग्ध प्रोटीन से उन्हें कैसीन प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैसीन प्रोटीन। तो यहाँ पर लिखेंगे दुग्ध प्रोटीन, जिसका नाम हो जाएगा आपका क्या, कैसीन। ठीक, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन नाम है इसका
केसीन, केसीन प्रोटीन, ठीक, केसीन प्रोटीन। अब इसको कैसे पचाएगा? तो इसको पचाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर रेनिन आता है, रेनिन, ठीक। और इस रेनिन एंजाइम की सहायता से ये जो दुग्ध प्रोटीन है केसीन, ये वाली केसीन, ये आपकी किस में टूट जाती है? तो बात करेंगे पैरा केसीन में टूट जाती है। किस में टूट जाती है? पैरा केसीन, पैरा केसीन, पैरा केसीन। तो ये सिंपल सा पाचन हो रहा है बेटा आमाशय में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आमाशय में पाचन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, ठीक है, या नहीं रह रही है। ओके, इसके बारे में अब बात करेंगे बेटा आपकी छोटी आंत, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे? छोटी आंत में। एक चीज़ यहाँ से आमाशय में और थोड़ी सी ऐड कर सकते हो आप, जो आमाशय में जो खाना होता है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक रुकता है, तकरीबन 3-4 से 5 घंटे, ठीक है। नोट कर लेंगे, आमाशय में, आमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रुकता है, घंटे रहता है, ठीक है। बाकी जगह तो चलता चला जाता है, जैसे आपकी बक्कल कैविटी हो गई, यहाँ से भी चलता चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में कहाँ जाएगा, ठीक। और फिर आपका ईसोफेगस होगा, उसमें नहीं रुकता है, जाएगा कहाँ आपका? तो रुकता है आमाशय में जाकर के 3 से 5 घंटे रुकता है, ठीक। कैसे क्या पचता है तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद में लास्ट जो पाचन बचा हुआ है बेटा, वो बचा हुआ छोटी आंत में पाचन। किसमें? छोटी आंत में पाचन। तो अब आप देखेंगे छोटी आंत में पाचन, ठीक। तो यहाँ से ये ऊपर वाला मैं अभी इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इससे जो बाद वाले टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर ये सब काम आने वाला, घुलनशील अघुलनशील, ठीक। तो अब आप यहाँ से लास्ट हेडिंग देखेंगे, लास्ट हेडिंग जिसका नाम है छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, ठीक। क्या डालेंगे हेडिंग बेटा? छोटी आंत में पाचन, ठीक। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, ठीक। थोड़ा सा पानी पी लेंगे, इसके बाद में आगे रखेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो छोटी आंत में पाचन की बात करेंगे। तो कुछ छोटी आंत में पाचन की बात करते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पर दो आपकी जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे आपका एक अग्न्याशय और दूसरी लीवर, ठीक। ये क्या करते हैं, ये अपना काम साइड में करती रहती हैं, ठीक। क्या करती हैं बताऊंगा आगे चल करके। और उनसे क्या होता है, आपका जो जूस बनता है, कि वो काम करते हैं, कुछ तो बनाएगी, तो बना के आ रही हैं, जूस बना रही हैं, एक रस बनाती हैं। वो रस जा करके कहाँ छोड़ती हैं? छोटी आंत में। और वो छोटी आंत में जब ये भोजन जाएगा आमाशय से पचने के बाद में, ठीक है, जिसे हम लोग आमाशय में जब भोजन पच के जाता है तो उसे कायम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? कायम, यानी लुगदी, लुगदी कायम बोलते हैं, ठीक। अब ये कायम जब पहुंचता है छोटी आंत में, अब यहाँ पर क्या होता है छोटी आंत में, इसमें क्या होता है आपका, इसमें से आपके अग्नाशयी रस और बात करेंगे कौन सा रस, अग्नाशयी रस और पित्त रस आकर के मिलता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में लीवर, लीवर से, या लीवर से बनता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पित्ताशय से, क्योंकि जहाँ तो जो स्टोर होता है वहीं से आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से, पित्ताशय से पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस
व अग्न्याशय से, व अग्न्याशय, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस आकर मिलते हैं, मिलते हैं। ठीक, पित्ताशय से पित्तरस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आकर मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कहानी समझेंगे बेटा। जो पित्तरस होता है ये क्या करेगा, जो भोजन आपका आमाशय में अम्लीय अवस्था में था, अम्लीय माध्यम में था, यहाँ आने पर क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, वो ये कर देता है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ से, पित्तरस, पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है। ओके, पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक, वह वसा का बनाता है, वह वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक, पचाएगा नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, तो इसे बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है। अब ये इमल्सीकरण, जो इमल्सीकृत वसा है, इस पर क्या है, जो आपका एंजाइम होते हैं लाइपेज, वो इस पर अच्छे से क्रिया कर लेते हैं। क्रिया करके इसको जो वसा होती है उसको बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, किसमें बदल देंगे, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बदलते हैं, सारी चीज़ें रिएक्शन बाद से, जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, ओके, ये आपका काम किसका रहा, पित्तरस का। अब देखेंगे अग्न्याशयी रस में क्या होता है। ठीक, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस में क्या होता है, अग्न्याशयी रस में आपके 3 एंजाइम होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं अग्न्याशयी रस में, जिसमें आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और एक आपका आता है स्टीएप्सिन। ठीक, स्टीएप्सिन। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, अग्न्याशयी रस में उपस्थित एंजाइम, ठीक, एक हेडिंग डालेंगे, लास्ट हेडिंग नहीं, बस इसी में लिखेंगे, अग्न्याशयी रस में उपस्थित एंजाइम, अग्न्याशयी रस में उपस्थित एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक, ये चीज़ पाचन करते हैं, विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो हमने खाया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचा था आपका, तो मैंने बोला था आपका बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में पचा था। इसके बाद में आपका जो ग्रास नली और आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन हुआ, बोलेंगे नहीं हुआ। ठीक, बोलेंगे नहीं हुआ। अब वो कहाँ आ जाएगा, आपका छोटी आंत में आया है। तो छोटी आंत में क्या होगा, एंजाइम रहेगा, ठीक, जिसका नाम है एमाइलेज। ठीक, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या, जैसे मंड से क्या बन गया था, शर्करा बन गया था। अब वो शर्करा जो है वो कहाँ पचेगी आकर के, शर्करा। ठीक, सुकेन से याद रखना बेटा, पहले शर्करा, मंड से शर्करा बनाई थी, मंड से शर्करा बनाई थी कब, टाइलिन ने। ठीक, टाइलिन बनाई थी। अब ये शर्करा से क्या बनने वाला है बेटा, ग्लूकोज बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ग्लूकोज बनने वाला है। ठीक, कौन बनाएगा, तो यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा आपका शर्करा के लिए एमाइलेज। ठीक, क्या लिखेंगे, ए माइलेज, भाई ले लो माइलेज, इसका माइलेज अच्छा रहेगा, इसका माइलेज अच्छा रहेगा। और ये एमाइलेज क्या करेगा आपका, ये एमाइलेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देगा। किस में बदल देगा बेटा, ग्लूकोज में बदल देगा।
अब आपने जो भी खाया, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, वो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं घुल पाता है क्योंकि वो अघुलनशील होता है, और ये ग्लूकोज फॉर्म होती है वो हमारे आसानी से ब्लड में घुल जाएगी, तो कैसा सरल व घुलनशील पदार्थ बन जाएगा। ठीक, सरल व घुलनशील क्या है, तो ग्लूकोज है। कहाँ से बना था, मंड से शर्करा, और शर्करा से ग्लूकोज। ठीक, ओके। इसके बाद में बेटा सेकंड चीज़ रहती है आपकी, जो मैंने यहाँ पर जब पढ़ा था आमाशय में, जो आपका कौन सा, जो पेप्सिन पढ़ी थी, पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में पचा रहा था। किसमें पचा रहा था, पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड में। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे पेप्टोन्स, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड। जो कहाँ पचा था आपका, ये क्रिया हो चुकी थी बेटा आमाशय में, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। ठीक, पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर आपका क्रिया करने के लिए एक दूसरा एंजाइम आएगा, एक दूसरा एंजाइम आएगा यहाँ पर क्रिया करने के लिए। इसको थोड़ा सा यहाँ से अलग रखेंगे। ठीक है, पेप्टोन्स और दूसरा क्या है आपका, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड। ठीक, यहाँ पर आपका एंजाइम आएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज यहाँ पर आएगा बेटा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, TRI, ट्रिप्सिन। ठीक, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इनको जो प्रोटीन अधपची प्रोटीन थी, बोलेंगे आंशिक रूप से पची हुई थी, इसको क्या कर देगी, अमीनो अम्ल में बदल देगी। किसमें बदल देंगे, अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल जो है, ये आपकी प्रोटीन की सबसे सिंपल इकाई है जो आसानी से ब्लड में घुल जाएगी, आसानी से रक्त में घुल जाएगी, घुलनशील प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद में एक और क्या बचा हुआ बेटा, बसा। क्या बचा हुआ है, बसा। अब बसा में क्या होगा आपका, बसा देखो, बसा का यहाँ कहीं पाचन नहीं होता है, आमाशय में कोई पाचन हुआ बसा का, नहीं हुआ। बसा से पाचन कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, पित्तरस से, पित्तरस से स्रावित। जो पित्तरस से क्या होता है, स्रावित होता है बेटा लीवर से, लेकिन स्टोर होता है कहाँ पर, पित्ताशय में आकर के। तो पित्ताशय जो पित्तरस आता है एक डक्ट के थ्रू, ठीक, छोटी आंत में, छोटी आंत में जो बसा होती है उस पर क्या करेगा, क्रिया करेगा, उस बसा को छोटी छोटी बसा में तोड़ देगा, जिससे बोलेंगे बसा का इमल्सीकरण हो गया। क्या बोलेंगे, बसा का इमल्सीकरण हो गया। ठीक, अब ये बसा का इमल्सीकरण होगा, जो इमल्सीकृत बसा है, छोटी थोड़ी सी कठिन, कम वैसी रह गई, बोले तो कम कठिन रह गई। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी, जैसे ही ये एंजाइम मिलेगा आपका लाइपेज, वो कंप्लीट किस में हो जाएगा, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या बात करेंगे बेटा, यहाँ पर इमल्सीकृत वसा लिखेंगे, ना कि बसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इमल्सीकृत वसा। बस देखना आ रहा है यहाँ, इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा। ठीक है, इमल्सीकृत वसा। ठीक, बसा है, कैसी बसा है, तो इमल्सीकृत वसा है। ये बसा जो है आपकी बेटा क्या करेगी, बसा है, बसा को तोड़ने के लिए कौन आ गया है, लाइपेज। कौन आ गया है, लाइपेज। किसने भेजा है, अग्नाशय ने भेजा है। किसने भेजा है, अग्नाशय ने भेजा है। ठीक, और इस वसा को क्या कर देगा, यह बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल, ठीक है, और किस में देगा, ग्लिसरॉल में बदल देगा। ये आपका ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल आसानी से ब्लड में घुल जाते हैं, ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और हमारे अलग अलग बसीय अम्ल होते हैं वो आपके जो फैटी ऊतक होते हैं, फैटी टिश्यू होते हैं, उसमें जाकर के जमा हो जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, ठीक, तो ये एनर्जी के काम आते हैं। ठीक, तो आई होप अब आपको ये पूरा सिस्टम, पाचन कैसे, कहाँ शुरू होता है और क्या क्या कहाँ जा कर के पचता है। मेन चीज़ बेटा मैंने इसलिए मैंने, क्योंकि जो तो हम लोग खाते हैं वो जटिल होता है और अघुलनशील होता है, और उसको क्या करना है, सरल व घुलनशील में तोड़ना है। तो ये आपको यहाँ तक आके सारी चीज़ें, ये जो भी इधर लिखा हुआ है ये सब सरल है और आराम से रक्त में घुलनशील है। ठीक, तो आप एक बार इसको अच्छे से लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, और आपकी तैयारी में एकदम अच्छे से आगे हेल्प करेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।